अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा कैफ का जो सिलेबस है उसके अंदर इनकम टैक्स 65% है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है पहले वो इसी से होते हैं। 65 मीन्स 68, 63, 62, 60, यानी ये रेंज है। 5-10% जो है एग्जामिनर इसको कम ज्यादा करता रहता है। लेकिन आपने अपने जहन में पहले जो 5 क्वेश्चन है एटलीस्ट वो जहन में रखने हैं कि इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपको ये मिलेंगे। पहले हम इस सिस्टम को मैं आपको समझाऊंगा कि इनकम टैक्स क्या है। एफपीआर से हम स्टार्ट करेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान में कितने टैक्सेस लगाए हैं। उस सिस्टम को समझने के बाद फिर हम आगे चलेंगे अपने सिलेबस की तरफ। उसमें मैं पहले आपको जो न्यूमेरिकल का टेम्पलेट है पहले वो क्लियर करूंगा कि आपने जो न्यूमेरिकल करना है, जो हमारी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ कैसे आपने वो चलना है, उस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। और फिर बतदरीज हम उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, एक तो आपने मेरे से समरी लेनी है हर चैप्टर की, इसको फ्लैश कार्ड कहते हैं कि सर इस चैप्टर का मुझे फ्लैश कार्ड दे दे। वो आपको दूंगा, यानी 1 पेज के ऊपर या 1.5 पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर फिर आप पहली दफा एक मेटिकुलस उसकी प्रेपरेशन करेंगे। उसके बाद वो जो पेज होगा उसको आप देखेंगे कि हाँ ये चीज मुझे पता है, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं, ताकि एक तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर वो डेवलप हो। और इसमें मैंने आपको कहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और बंदा जो है वो, इंसान की आदत है कि वो डिसेंसिटाइज होता है, उसके लिए चीजें वो बोर करना उसको शुरू कर देती है। वो पहले उसके लिए बड़ी अट्रैक्शन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बोर होता है। इस चीज से बचना है आपको, इसको ओवरकम करना है। यही सीए में सबसे मुश्किल काम यही है। मैं आपको पहले बताऊंगा, सीए में सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने आप को डिसेंसिटाइज होने से बचाना और अपनी डायरेक्शन को सेट करना कि हाँ यार मैंने इसको कंप्लीट करना है। बाकी इसके अलावा यार आहिस्ता आहिस्ता सीए का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ये सारी बकवास है। किसी चीज के नेगेटिव पहलुओं को नहीं देखा जाता, चीज के हमेशा पॉजिटिव पहलू को लेके ही चला। बहुत सारे लोग हैं जो रोटी खाने के बाद उनको हैजा होता है, मर जाते हैं। तो क्या लोग रोटी खाना बंद कर देते हैं? गोश्त खाने से लिवर खराब हो जाता है, गुर्दे खराब होते हैं, तो लोग बंद कर देते हैं। तो क्या करते हैं, उसके पॉजिटिव पहलू की तरफ उसको लेके चलते हैं। घरों में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी डाइवोर्स होती है, लेकिन आप यानी इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप क्या करते हैं, लाखों रुपया शादी पे लगाते हैं। यानी आपको पता होता है कि इसके बाद ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो लेकिन क्या है कि उसी प्रॉब्लम को झेलने के लिए आप लाखों रुपया लगा देते हैं। क्यों? आप प्रॉब्लम नहीं देख रहे होते, आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी को गिलास दिखाया जाए उसमें आधा पानी हो, तो उसे पूछा जाए भी ये क्या है, तो वो कहे कि ये आधा खाली है। तो आप समझें कि इसकी अप्रोच नेगेटिव है, ये नेगेटिव सोचता है। और अगर वो ये कहे कि यार इसमें आधा गिलास पानी है, तो ये बंदा अपॉर्चुनिटी को देखता है। ये कामयाब शख्स है जो पॉजिटिव चीज देख के चल रहा होता है कि यार इसमें मुझे ये वाला फायदा होगा, इसमें मुझे ये वाला फायदा होगा। आप लोग खर्च क्यों करते हैं, माल क्यों खर्च करते हैं? कि अल्लाह राजी होगा, हालांकि नुकसान हो रहा है। तो ये इंसान की फितरत है। तो इसलिए जो चीज करनी है आपने अपने आप को डिसेंसिटाइज नहीं होने देना। अच्छा जी, कुरान का हमने एक एक आयत को शुरू किया हुआ है। आज हम सूरह फातिहा को, अगर आपको याद हो, तो हमने शुरू किया था। हमने इसमें मालिक यौमिद्दीन तक हमने कर लिया था कि हमने अल्लाह ताला की एक तारीफ की और हमने अपने रब को कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
कि आप ही की तारीफ है। ये पहले हमने बात की थी कि हमद आपकी है। लिल्ला ये एक लफ्ज है, के लिए, फॉर, अल्लाह ही के लिए जो रब है। ये तीन लफ्ज थे, रा, बा और बा। ये दो बा हैं जिसकी वजह से ये आपको शद मिल रहा है। लिल आलमीन, तमाम जहानों का, कीड़ों मकोड़ों का, मेरे जिस्म का, मेरे जिस्म के अंदर कई आलिम बसे हुए हैं, वो चल रहे हैं, मेरी मशीन है। और फिर हमने अल्लाह की तारीफ की, अर्र रहमान बहुत ज्यादा है और रहीम कॉन्टिन्यूस है, बार बार उसके अंदर रहम जो है वो चल रहा है। और वो मालिक है किस दिन का? दीन, राइट। जिस दिन मैं जो कुछ कर रहा हूं इसका मुझे एक सिला मिलने वाला है। आज हमारी जो अगली आयत है वो है इय्या का नाबुदू व इय्या का। वाव का मतलब होता है एंड, इंग्लिश में वाव कहते हैं एंड को। और इय्या का कहते हैं तेरे लिए। ये लफ्ज का होता है तू, तेरा। और कुमा, तुम दोनों का। और कुम, तुम सबका। अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, जो कुम बोलते हैं, आप सब पर सलामती हो। तो ये का होता है तेरा। ये जो ई या का है ये है सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी ही। ये हम इबादत अल्लाह ताला को हर नमाज में कहते हैं, नाबुदू, हम इबादत करते हैं। ये नून जो है ये हम के लिए है। शुरू में मैंने आपको तीन अल्फाज बताए थे, अलिफ, ता, या और नून। ये तीनों फेल से पहले आए तो प्रेजेंट और फ्यूचर की अलामत है। अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग नहीं है। अरबी में दो ही टेंस हैं, पास्ट या मुजारे। तो ये उसकी मुजारा की अलामत है। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठा होता है। वो टेंस से पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या। तो ये जो इसमें नून आया ये हम के लिए है। अलिफ मैं, ता तू, और नून हम, ये उसके लिए, नून जो है उसके लिए है। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इसलिए ये जो अब्द है इसका मादा है ऐन, बा और दाल, अब्द। इससे बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे अरबी के अंदर। पहली बात है कि ये अब्द कहते किसको है, पहले जरा इसको। ये जो अब्द है, ये इसका मतलब क्या है अब्द का? किधर गया ये? ऐन, बा और दाल। अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम कौन होता है? जिसका जिस्म और उसकी रूह उसके कंट्रोल में नहीं होती। उसका एक मालिक होता है जो इस अब्द को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। वो कहेगा उठ जाओ, उसको नींद आई वो उठेगा। वो कहता है ये काम करो, उसका दिल नहीं कर रहा वो काम करेगा। ये गुलामी है। वो कहता है कि जनाब आपने सोना है तो आप लेट जाएंगे, बेशक नींद नहीं आई हुई। तो आपका जिस्म और आपकी रूह आपकी इबादत। तो यानी यहीं से लफ्ज निकल आया इबादत से, किसी की बात को मिनो अनफॉलो करना, बेशक आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब हम कहते हैं ईया का नाबुदू, कि रब या रब हम आपकी ही इबादत करते हैं। हमें आम तौर पर इबादत का मतलब एक ही बताया जाता है, नमाज, रोजा, ज़कात, जिस्मानी जो हम काम करते हैं इसको इबादत कहा जाता है। यानी ये हमारी जिस्मानी इबादत अल्लाह की, ये क्या कर रहे हैं हम? इबादत कर रहे हैं। ये भी उसका हुक्म है, खड़े हो जाओ, क्याम में है, रुकू में चले जाओ, सजदे में चले जाओ, ये भी उसी का हुक्म है। लेकिन जिंदगी के हर मामले के अंदर उसकी बात को फॉलो करना ये इबादत है। जैसे कुरान में एक जगह आता है, रुकू करो, सजदा करो और मेरी इबादत करो। तो भाई कर तो रहे हैं यही, जो रुकू आपने कहा है, सजदा हमारे लिए तो यही इबादत है। हम तो इसी पे बस पढ़ के और उसके बाद दमादम बस के अंदर हम हर काम कर छोड़ते हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा रुकू भी करो, मेरे आगे झुको भी, जिस्मानी तौर पर भी झुको और मेरी इबादत भी करो। आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपको पता है कि मेरी इस चीज में नुक्स है, उसको बताएं कि यार इसमें ये वाला नुक्स है। जापान के अंदर सबसे अच्छा उनका बाइंग हाउस पूरी दुनिया में एक्रेडिटेड है। क्यों? वो नुक्स बताते हैं अपनी गाड़ी के।
यानी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मैंने सुना है कि आपने अगर गाड़ी जापान से बाहर भेज दी और जिसमें नुक्स था आपने लिखा नहीं, तो उस कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है, उसको फाइन होता है कि तुमने इसका नुक्स क्यों नहीं लिखा। इतनी सख्ती है वहां पे कि यानी आप जो भी चीज जहां से एक्सपोर्ट करोगे, जो गाड़ी पुरानी गाड़ी, उसमें बताओगे इसके यहाँ निशान है, यहाँ ये चीज है, इसकी ये चीज जेन्युइन है, इसकी ये चीज नॉन जेन्युइन है, उन स्टैंडर्ड के मुताबिक भेजोगे, ताकि दुनिया में हमारी जिल्लतें ना हो सके। इतने सख्त हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाइंग हाउस एक्रेडिटेड है, वो है। तो इबादत, हर चीज के अंदर इबादत है। आप जब हज उमरा करवाते हैं तो टिंड क्यों करवाते हैं पता है आपको? हज उमरा के बाद लोग क्या करते हैं? सर मुंडाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप भी जब इंशाल्लाह करवाएंगे, हज करेंगे, मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि आप एक दुआ किया करें कि यार अब मैं जब सीए करूंगा तो तेरे घर में आके नफल पढ़ूंगा, हज करूंगा तेरे घर में आके। तो कितना फायदा होगा। ये दुआ अल्लाह ताला सुन लेंगे, तो आप मरेंगे नहीं जब तक कि आप हज नहीं करेंगे। दुआ कबूल हो गई। हज कब फर्ज होगा? जब आपके पास माल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीए करने के बाद क्या होगा आपके पास? अब माल आएगा। और हज बीमार के ऊपर तो फर्ज नहीं होता। सेहत भी मिलेगी, थैंक यू। फिर आपको क्या मिलेगी? सेहत। तो सीए भी हो जाएगा, उम्र भी मिल जाएगी, राइट, और माल भी मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो जाएगा, फ्रीजा भी पूरा हो जाएगा। तो वहां जाके तो ये दुआ करे कि यार अब मैं तेरे घर में आके नवाफिल अदा करूंगा सीए करने के बाद। तो आप देखिए कितनी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी, छोटी सी दुआ। अभी देखें, अलग आफ्टर हज, ये देखें, ये जो हम बाल कटवाते हैं ना, ये पुराने जमानों के अंदर क्या होता था कि जब गुलाम पकड़े जाते थे तो उनकी टिंड कर देते थे, ताकि मक्का की गलियों में फिरे तो पता हो कि ये क्या है, वो गुलाम है। तो बाल रखना, जुल्फें सजाना, ये तकब्बुर और ये शान शौकत की अलामत है। तो इसलिए ये किया जाता था। तो इसीलिए जब हम अपना ये पूरे मनासिक पूरे करते हैं हज उमरा के, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने बाल कटवा के, तो फिर आप देखें तो ये सारे ही, यानी आप जाएंगे बड़ा सीन होता है। यानी आप किसी को ये नहीं पहचान बता सकते कि यार मुझे पहचानना हो तो बताना, मेरी मेरी एक तो गंज है और मैंने सफेद चादरें पहनी हुई, क्योंकि भाई यहाँ सारी टिंडे ही हैं, यहाँ सारे जो हैं वो ऐसे ही हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा। तो मैं जब हज पे गया तो उम्रे पे मेरे इतने इतने लंबे बाल थे और मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का मेरा गेटअप था। तो मैं जब ये हलक करवा के यानी टिंड करवा के बाहर निकला तो मेरी वाइफ मुझे देख देख के मुस्कुरा रही थी, कहती अपने को शीशे में देखा आपने? ये देखे ना, कहाँ वो इतने इतने लंबे बाल और कहाँ एकदम से गंज करवा लिया सारा जो है। तो ये जो गंज करवाते हैं, तो ये इस बात की हम तस्दीक करते हैं कि यार अब मैं आपका क्या हूँ, अब्द हूँ, गुलाम हूँ। आज के बाद मेरी कोई अपनी ख्वाहिशें नहीं है। समझ आ रही है ना? तो ये, तो हमारे इस्लाम में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई मकसद होता है। वो रूहानियत पैदा करते हैं हमारे अंदर, वो अल्लाह की इताअत पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। तो बहरहाल, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि जब हम क्या कहते हैं, कल बाकी पढ़ेंगे। नस्ताइन का बहुत जबरदस्त मतलब है, इंशाल्लाह मैं कल आपसे ये डिस्कस करूंगा। इसका मतलब हम मदद करते हैं, जबकि मदद भी अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब और है। इस इस्तानत का मतलब क्या है, कल उसको पढ़े। तो पहली बात हमने अब क्या की, तारीफ करने के बाद, इय्या का नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही बात, तेरे अलावा किसी और की बात हम नहीं। ये नहीं कि हम ट्रैफिक के रूल्स नहीं माने क्योंकि अल्लाह ने नहीं कहा हुआ, नहीं। वो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी चीजें मौजूद है। तो कुरान को सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। और फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। तो हमें कुरान को सीखना और दूसरों को, और इसके अंदर एक फिरके ने ये बात मशहूर कर दी हुई है जो लोगों के दिलों में सरायत कर गई हुई है, और उन्होंने भी जान छुड़वाई कि कुरान हमसे खुद सीखा
नहीं जा सकता। मैं तो समझता हूँ कि ये कुरान के खिलाफ एक साजिश की जा रही है कि जी इसके लिए 14 अलूम। मसलन अभी मैंने आपको बात बताई, इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई? या का नाबुदू, हम तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं यार। अब हर नमाज में हम ये कहते हैं। अब जब मैं इस्तानत का मतलब आपको बताऊंगा, आप फिर हैरान होंगे कि अच्छा यार, ये तो कभी सुना ही नहीं था। आपको शायद बहुत सारों को पता चला हो, ये शद जो है ये अल्फाज को मिलाने के लिए होती है। आपको ये भी नहीं पता था। मैंने आज को अब्द बताया तो आप इबादत ही समझते थे। आपको पता नहीं था इसका मतलब गुलामी होता है। लड़के को भी अब्द कहते हैं, गुलाम को भी अब्द कहते हैं, इबादत होती है। और इसी अब्द से बहुत सारे अल्फाज अरबी में मौजूद हैं, जैसे नाबुदु, ताबुदु, आबुदु, आबिदुन, माबूदुन। ठीक है ना? माबुद, ये सब का रूट क्या है? आइन बा, और इसी से सारी चीजें मुख्तलिफ अल्फाज बने हुए हैं। समझ आ रही है ना? तो ये है। इससे हल्का हल्का इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ये टेस्ट आएगा आपको। फिर ये आपके दिल के अंदर जगह बनाए, फिर इसकी रूहानियत है। अगर आप तर्जमा पढ़ेंगे तो जिस शख्स ने तर्जमा लिखा है वो आपके दिल में जाए, ये बात याद रखें। लेकिन जब अल्लाह के अल्फाज को समझेंगे जैसे आप अंग्रेजी समझते हो, तो फिर अल्लाह के अल्फाज आपके दिल में उतरेंगे। फिर आप इस्तानत को इस्तानत ही समझोगे, फिर मदद। कल इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि इस्तानत किसको कहते हैं, क्या इसका मतलब मदद है, या इसके जैसे हम गार कहते हैं, कहफ को गार कहते हैं, इसाबे कहफ, गार वाले लोग। भाई गार तो खुद अरबी का लफ्ज है, तो कहफ और चीज है, गार और चीज है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सेशन जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, आपको ये कुरान मजीद आसान से आसान लगना शुरू हो जाएगा। और आप कहेंगे यार मैं इतनी देर दूर रहा इससे, ये मैंने अल्लाह का कलाम था, इसके मुसन्नफ अल्लाह ताला थे, तो ये क्यों मैं दूर रहा इससे, मुझे पढ़ा क्यों नहीं गया इससे? तो इंशाल्लाह ताला, तो आपकी मेहरबानी है, मैं आपका कुछ टाइम रोज ले रहा हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि हम इसको साथ साथ चलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, अब हम शुरू हो गए जी। हमारा आ गया जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा है वो क्या कहते हैं उसको, सिलसिला क्या है, हमारी सबसे पहले अथॉरिटी क्या है। हमने टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर एक बात की थी कि एक लेजिस्लेटर होना चाहिए, एक लेजिस्लेटर होने चाहिए जो कि कानूनदान हो, जो कानून को, कानून बनाने के बाद उनके नीचे क्या होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जिसके थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। ठीक है ना? तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है हमारे पास? वो हमारे पास है जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राइट। और भी लेजिस्लेशन की गई हैं, प्रोविंसेस के रिगार्डिंग भी की गई हैं, ये भी मौजूद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस वक्त जो टैक्सेस लगाए हैं पाकिस्तान में, वो क्या है? 5 तरह के। एक को हम इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं, और एक को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इनलैंड और कस्टम ड्यूटी। इनलैंड रेवेन्यू आगे जो है ये, इनकी 4 टाइप्स, 4 टाइप्स हैं इसमें। So, इसकी 4 टाइप्स है। वो क्या है उसमें? इनकम टैक्स, सीवीटी, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज। ये दोनों हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और ये तीनों हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इनलैंड रेवेन्यू ये हमारे पाकिस्तान से है। इस वक्त जो दुनिया में जो चीजें बिकती हैं जिस पे टैक्स लगाया जा सकता है, वो या गुड्स हैं या वो सर्विसेज है। इसी तरह जो इनकम टैक्स है, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? इनकम के ऊपर।
जैसे लिखा हुआ है इनकम टैक्स, इनकम दो लफ्ज है इसमें, इनकम और टैक्स। इनकम प्लस उसके ऊपर टैक्स। तो बेसिकली हमें दो चीजें सीखनी है, इनकम और टैक्स। सही हो गया। अच्छा, जो सेल्स टैक्स है ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर है। ये किसके ऊपर है? ये इनकम पे नहीं है। ये बात याद रखिए, ये किस पे है? गुड्स। तो लेकिन एफपीआर ने सिर्फ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। इनकम टैक्स गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है, इन दोनों पे लगा हुआ है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी गुड्स पे भी है प्लस सर्विसेज के ऊपर भी है। कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स के ऊपर है। कोई बता सकता है इन सब का मकसद क्या है? इतने सारे टैक्सेस लगाने का मकसद क्या है? कौन सा कैनन है ये? कौन सा कैनन है? डाइवर्सिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादा टैक्सेस लगाओ ताकि ज्यादा लोग काबू आ सके, तो ये इसका मकसद है। सीबीटी जो है इसको लग्जरी टैक्स भी कहते हैं उर्फे आम में, लेकिन हमारे लॉ में नहीं लिखा हुआ। करंटली ये पाकिस्तान में लैंड, बिल्डिंग और गाड़ियों के ऊपर लगा हुआ है। सही है। अच्छा, जो सर्विसेज का टैक्स है, सेल्स टैक्स, वो यहां लगा हुआ है। सूबा ने लगाया हुआ है सर्विसेज के ऊपर। तो ये फाइनल में आपको मिलता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और गुड्स का टैक्स जो है ये आपको टैक्स प्रैक्टिसेस में यहां मिलता है ये। अच्छा, इसके हमारा जो एग्जाम में 65% वेटेज इधर है और इसकी 25% वेटेज इधर है। अब इसके अंदर हमें जिंदगी में क्या सीखना है? दो चीजें सीखनी है इनकम टैक्स में। हाउ टू कंप्यूट इनकम एंड हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑन इनकम। ये दो चीजें, इनकम और टैक्स, इनकम और टैक्स आपने ये सीखना है। आप अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस सीखते हो, प्रॉफिट और लॉस सीखते हो। इनकम टैक्स में हम उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं कहते, इसका तरीकेकार डिफरेंट है। इज इट क्लियर? तो अगर आप इनकम को कैलकुलेट करना सीख जाए और टैक्स को कैलकुलेट करना सीख जाए तो हम कहेंगे हाँ यार ये है। पाकिस्तान में जो टैक्स है इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहले इसको समझना है, इनकम को बाद में, पहले हम टैक्स को समझते हैं कि टैक्स किस तरह से लगाया जाता है। एक है जो टैक्स हमारे पास जो लगाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक नेचर है कि आपकी जो फॉर्मेशन है, किस तरह से आप कमाते हैं, जो बिजनेस है आपका, बिजनेस की जो टाइप है, उसको देखा जाता है। पहली क्या है कि फॉर्मेशन, आप किस कैपेसिटी में कमा रहे हैं, आपकी बिजनेस के अंदर कैपेसिटी क्या है। ये सिर्फ चीजें समझने के लिए हैं, ये समझिएगा। मसलन आप सैलरीड पर्सन हैं या आप नॉन सैलरीड हैं, या आपकी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या आपकी कंपनी है, एक तो इसको देखा जाता है। यानी पाकिस्तान में हर शख्स के लिए टैक्स सेम नहीं है। देखिए, आप सेल्स टैक्स में आपने वर्ड सुना होगा जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी, लेकिन कभी आपने जीआईटी का वर्ड नहीं सुना होगा, जनरल इनकम टैक्स नहीं सुना होगा। उसकी यही वजह है कि जब सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो सेल्स टैक्स लगाते हुए ये नहीं देखा जाता आप इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जनरल, आम है, सबके ऊपर इकट्ठा लगा है। इनकम टैक्स में जनरल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन के लिए क्या है? मुख्तलिफ होता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक हमारी होती है स्मॉल कंपनी, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
और एक हमारी नॉर्मल कंपनीज होती हैं। नॉर्मल कंपनी का फिलहाल जो टैक्स है वो 29% है, और स्मॉल कंपनी का प्रोपोर्शनल टैक्स जिसको हम कहते हैं, कंपनी 1 लाख कमाए, 2 हजार कमाए, 5 लाख, उसका एक ही टैक्स रहना है। सही है। जबकि पाकिस्तान में फिलहाल फर्म और नॉन सैलरीड के ऊपर सेम रेट्स होते हैं। आप पार्टनरशिप फर्म बना लें या आप क्या कर लें, नॉन सैलरीड पर्सन हो, तो आपके लिए रेट क्या होंगे, प्रोग्रेसिव है, बढ़ते हैं। ये आपको रेट एग्जाम में मिल जाएंगे, इसको समझना है, याद करने की जरूरत है नहीं। ये टेबल बना होगा 1 2 3, इससे इतने तक जो जो इनकम बढ़ती जाएगी ये बढ़ता जाएगा। सैलरीड के रेट्स लॉ ने अलग लगाए हुए हैं, ये भी प्रोग्रेसिव ही हैं, और ये भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बस आपको एग्जाम में ये फर्क करना होता है कि मैं किसकी टैक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या ये पार्टनरशिप फर्म है, क्या ये नॉन सैलरीड पर्सन है या सैलरीड है। राइट, आप किसकी या कंपनी की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट जो है वो लगेगा। और कंपनी है, क्या ये स्मॉल कंपनी है या नॉर्मल कंपनी है, हर एक उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, क्लियर कट डिफरेंशिएट किया हुआ है कि ये सैलरीड है, ये नॉन सैलरीड है, और वो ये है। इनकम को लॉ ने बड़े आसान तरीके से इसको भी बाइफरकेट किया हुआ है। इज इट क्लियर, समझ आ गई। एक टैक्सेस की आगे टाइप है जिसको हम कहते हैं फिक्स टैक्स रेट, फिक्स। इसको हम उर्फे आम में कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक है। इसमें नॉर्मली पर्सन को नहीं देखा जाता, इसमें नॉर्मली पर्सन को नहीं देखा जाता, इसमें इनकम को देखा जाता है। बाज बात वो देखा जाता है इनकम कौन कमा रहा है, उसके मुताबिक भी रेट चेंज होते हैं। समझ आ रही, यस सर। ध्यान से सुनिए, आपने बात परेशान नहीं होना, ये हर चीज सब चीज आनी है। अभी मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं कि पाकिस्तान में किस तरह से ये सिस्टम लगा हुआ है। किताब अभी मैंने शुरू नहीं की। सेपरेट ब्लॉक जहां पर कोई फिक्स परसेंटेज लगा दी जाए, पर्सन को देखते हुए या पर्सन को ना देखते हुए, उसको कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी आ जाए। इसकी मिसाल में एक है डिविडेंड, दूसरी इसकी मिसाल है प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट, ठीक है। तीसरी इसकी मिसाल है लॉटरी, प्राइज बॉन्ड का इनाम मिल जाना। तो इनके ऊपर लॉ ने फिक्स टैक्स लगाया हुआ है। यहां ये नहीं देखा जाएगा कि आप इंडिविजुअल हो, एओपी हो, देखा भी जाता है, लेकिन मैं मिसाल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या लगता है, नॉर्मली फिक्स टैक्स लगा दिया जाता है कि ये आपका, कि इसको बोलते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ, ये टैक्सेबल है, ये क्या है, लेकिन इसके अंदर ये आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, इंडिविजुअल के मुताबिक टैक्स रेट्स नहीं लगते। समझ आ रही है, ये और चीज है, ये क्या है, और चीज है। इसी तरह जैसे आप लैंड और बिल्डिंग को सेल करते हो, इस तरह की आइटम्स हैं जिनके ऊपर के आपको शेयर्स का बेच देना, उस पर भी सेपरेट टैक्स लगे हुए हैं। शेयर्स का बेचना, डिविडेंड का मिलना, इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, टैक्स, सेपरेट टैक्स रेट्स मौजूद है। सिस्टम को समझिएगा जरा। ये आपके सामने एक पिक्चर, मैंने बिग पिक्चर रखी है। कानूनदान हैं जो कानून बनाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं। वो अथॉरिटीज क्या है, पूरे मुल्क में टैक्स लगाते हैं, अपने दफ्तर बनाते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, राइट। और उनको कहते हैं कि जनाब हमारा भी कोई ख्याल करें, गवर्नमेंट का भी ख्याल करें, और
क्या था? यूटिलिटेरियनिज्म, कि दिली सुकून अगर चाहते हो तो टैक्स दो। ठीक है, सोसाइटी में अगर चाहते हो कि सोसाइटी एज अ होल खुश रहे तो फिर क्या करना तुम्हें? टैक्स देना, गरीबों का भला करो, ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो एफबीआर ने इस वक्त 5 टैक्स लगाए हैं। 4 को इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं और एक क्या है? कस्टम ड्यूटी। टैक्स या गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। इनकम टैक्स गुड्स के ऊपर भी है, सर्विसेज के ऊपर भी है। तो इसमें दो चीजें टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांगता है, आपकी इनकम क्या है और उसके ऊपर टैक्स क्या बनता है। जो टैक्स की एप्लीकेशन होती है वो कैसे होती है? देख, पूछा जाएगा जी आप कौन हो? ये मैं सैलरीड हूँ, आपके ऊपर ये रेट्स लगेंगे। आप कौन है जी? मैं नॉन सैलरीड हूँ, ये रेट्स लगेंगे। फर्म, आपके ऊपर भी यही रेट्स लगेंगे। कंपनी कौन सी हो? स्मॉल कंपनी, आपके ऊपर ये रेट्स लगेंगे। इस तरह से पर्सन्स को डिफाइन किया जाता है। फिर कोई शख्स आता है, कहता है जी मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा डिविडेंड है। तो कहते हैं यार, मैं कहता हूँ मेरी 6 लाख रुपए इनकम तो एग्जाम्प्ट है। वो कहता है नहीं, ये अलग ब्लॉक, ये ब्लॉक नॉर्मल वाला। ये जो ब्लॉक मैंने आपके सामने लिखा है इसको बोलते हैं एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसको क्या बोलते हैं? एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रजीम, ये है। ठीक है, यहां पर आपसे आपकी कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। मैंने कहा कि आप कहते हैं जी मेरे पास डिविडेंड है इतना, तो मैंने तो कानून में ये बात पढ़ी है कि जो इंडिविजुअल होता है, आम बंदे को 6 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो वो दूसरा जवाब ये है कि भाई आप बात कर रहे हो नॉर्मल रजीम की, नॉर्मल तरीकेकार यही है। लेकिन जिस इनकम की तुम बात कर रहे हो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई, वो दूसरा रजीम है, वो फिक्स टैक्स रजीम है, फाइनल टैक्स रजीम है, उसकी आप बात कर रहे हैं। उसके ऊपर आपका 10,000 है, उस पर भी टैक्स लगेगा। 5 लाख है, उस पर भी टैक्स लगना है। समझ आ रही? उस पर कोई आपको एग्जाम्पशन मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? किसके लिए? रेट्स जो है वो पढ़ेंगे आगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं कि जब मैं बात करूं नॉर्मल टैक्स रिजीम, तो आपके जहन में आना चाहिए आप कौन है? सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, कंपनी है, फर्म है, स्मॉल कंपनी है, ये वाली चीजें आनी चाहिए। जब मैं बोलूं सेपरेट ब्लॉक है ये, तो आपको फौरन पूछना चाहिए टैक्स रेट, फिर पर्सन नहीं पूछना। फिर आपने फिर पूछना है, क्या पूछना है? रेट क्या है। समझ आ रही है? फिर पूछना है रेट क्या है। सर रेट बताएं इसका। जब भी मैं बोलूं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो फौरन आपने इसके साथ मेरे से क्या पूछना है? कोई ऐसी सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं हो सकती जिसकी आगे रेट ना गिवन। एनटीआर के लिए इनकम के साथ रेट का होना जरूरी नहीं होता, ये बात याद रखें। मैं जिस सैलरी कमा रहा हूं, सर कितना टैक्स रेट है? भाई वो साल के एंड पे देखा जाएगा कितनी तुम्हारी सैलरी बनी। मैं जी कारोबार करता हूँ, मैं टोपियां बेचता हूँ, मैं बूट पॉलिश करता हूँ, राइट। मैं जो है वो कत्ल करता हूँ, मैं चर्स बेचता हूँ, मैं कुरान बाग बेचता हूँ, मैं मजार पे बैठा हुआ नजराना लेता हूँ। तो मेरा क्या रेट होगा? हम कहेंगे भाई ये साल के तुम्हारी कैपेसिटी के मुताबिक देखा जाएगा। अगर तुम सैलरीड हुए तो ये वाले रेट्स होंगे, नॉन सैलरीड हुए तो। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, तो फिर हम ये साल के दौरान जो टैक्स कट रहा होता है ये क्या मुसीबत होती है? ये एडवांस होता है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी, ये वो वाला इनकम टैक्स नहीं जो मैं बात कर रहा हूं। अब ये बात सुनिएगा, साल के दौरान जो आपका टैक्स कटता है, मैं क्या कह रहा हूं, वो और चीज है। वो क्या है? ये बात गौर से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। साल के दौरान जो आपका टैक्स कटता है उसको विद होल्डिंग टैक्स या उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ी तवज्जो से सुनना है, तसल्ली के साथ। आपने जमीन खरीदी, आपसे टैक्स लिया गया, ये आपका टैक्स नहीं है, ये इसको क्या बोलेंगे? एडवांस टैक्स। क्या कहेंगे? आपने प्रॉपर्टी बाय की, आपने प्रॉपर्टी सेल की, आपने कार परचेज की। समझ आ रही है? आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपने पीटीसीएल बिल पे किया,
आपने इंपोर्ट की, जब इस टाइम के ऊपर आपसे कोई परसेंटेज अप्लाई की जा रही होती है, इसको क्या बोलते हैं? विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस है, क्या बोलते हैं? आप गए, प्राइस बॉन्ड निकला आपका, आपने कोई कूपन खरीदा हाइपर स्टार से, कहीं से आप पहुंचे, तो आपने कहा कि साहब ये गाड़ी मेरी निकली है 2 करोड़ रुपए की। जी मुबारक हो, आपके 2 करोड़ रुपए की गाड़ी निकल आई आपकी, राइट? तो वो आपको 40 लाख रुपए का चालान देंगे, यानी ये टैक्स जमा करवाएं और गाड़ी ले जाए। तो आप कहेंगे मैं कहाँ से जमा करवाऊं? तो उन्होंने कहा ये करवाना ही पड़ेगा। क्या है ये टैक्स लगा हुआ नहीं, ये एडवांस है। ये क्या है? ये लॉ ने कहा हुआ है। आप कहें मैं बिजली का बिल तो जमा करवाऊंगा, टैक्स नहीं दूंगा, वो कहेंगे जनाब थैंक यू वेरी मच, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड। आप होंडा वालों के पास जाएं, कहें जी गाड़ी मुझे सेल कर दें, वो बताएंगे इसमें इतना इनकम टैक्स है, 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स है। नहीं नहीं रहने दे, मैं नहीं ये देना चाह रहा हूँ, कहेंगे निकलो इधर से, निकलो। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या था? कि पैसा इकट्ठा करते हुए कम से कम खर्चा करो। तो ये है कैनन ऑफ इकोनॉमी, कि पूरी पाकिस्तान के अंदर एफबीआर ने अपने विदहोल्डिंग एजेंट को क्या कहा हुआ है कि भाई इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर इन इन जगहों पर ये परसेंटेज तुम्हें कलेक्ट करके मुझे देनी है। क्या करनी है? तुमने लोगों से टैक्स कलेक्ट करके देते जाओ। उस वो कहता है जी मेरी, वो कहते हैं इनकम है नहीं है दमादम मस्त कलंदर, पैसे दो अभी, अभी हम आपका ये फैसला नहीं कर रहे कि तुम्हारी कोई इनकम है या। ये समझ आ रही? आप कहते सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरी तो इनकम ही नहीं है, तो मेरे मोबाइल पे जब भी मैं चार्ज करता हूं पैसे कम आते। आपका दोस्त या दोस्ती आपको कहती है कि जनाब इतना चार्ज करवा दो, आप 500 भेजते हैं, उसके पास पहुंचता है 300 रुपया। वो कहते भी कितने कंजूस आदमी हो। तो आप कहेंगे इसमें से कुछ टैक्स कटा हुआ है, तो आप कहेंगे मेरे ऊपर तो टैक्स नहीं लगता। तो ये टैक्स, ये एडवांस है, ये टैक्स। जब मैं बोलूंगा टैक्स तो उसका मतलब होगा जिम्मेदारी, टैक्स लाइबिलिटी। ये जो टैक्स की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये साल के एंड के ऊपर होता है, ये साल के ईयर एंड के ऊपर होता है। कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं? ये बात जहन में रखनी, जब आप बात करेंगे टैक्स टैक्स, तो साल के एंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साल के एंड। ये साल कैसे देखा जाएगा, इसको लॉ ने सेक्शन 74 में डिफाइन किया, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 में है, कि साल कब खत्म होगा, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, ये चीज है। समझ आ रही ना? साल, कैनन ऑफ सर्टेनिटी याद करें, सर्टन होनी चाहिए, टाइम, अमाउंट, सारा कुछ क्या होना चाहिए। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा, टाइम, किस टाइम के बाद मेरे से पैसे मांगे जाएंगे। कुछ समझ आ रही है? दोबारा पढ़ते हैं। इनलैंड रेवेन्यू क्या है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सीवीटी और फेडरल एक्साइज। ये इनलैंड, कस्टम ड्यूटी को इनलैंड रेवेन्यू। दुनिया में किन चीजों पे टैक्स लगता है? गुड्स या इनकम टैक्स किस पे लगा हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सीवीटी सर्विसेज के ऊपर फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, सिर्फ गुड्स के ऊपर, राइट? और सेल्स टैक्स गुड्स पे भी है, और एफबीआर ने किस पे लगाया हुआ है? और सर्विसेज पे सूबे, प्रोविंस। क्या सूबे टैक्स लगा सकते हैं? कैसे? अप्रूवल लेके, अप्रूवल लेके क्या सूबे जो है वो कर्जा ले सकते हैं? ले सकते हैं, वो उनको भी अप्रूवल होगी। और एफईडी ये भी गुड्स और सर्विसेज पे लगा हुआ है, और कस्टम ड्यूटी, ये बातें हमने की है। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम पे टैक्स लगेगा, यहां सेल परचेज पे टैक्स नहीं लगेगा। सेल परचेज पे जो होता है वो एडवांस टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स उसको होता है, इनकम टैक्स ही है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? आपने आपको तनख्वाह मिली, इनकम है, मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ टैक्स काट लिया, ये एडवांस है।
जो हर ट्रांजैक्शन पे आपने बैंक से पैसे निकलवाए, बैंक ने आपके कुछ पैसे निकाल लिए उसमें से, ये क्या है? एडवांस। आपकी लॉटरी निकली, राइट, प्राइज बॉन्ड निकल आया। वो एक साहब थे ना, तो वो मजार पे गए तो उन्होंने जनाब वाली प्राइज बॉन्ड जेब में था। किसी ने कहा कि प्राइज बॉन्ड जेब में रखना और हाथ रख के बुजुर्गों से दुआ करना कि या अल्लाह ये मेरा प्राइज बॉन्ड निकल आए। प्राइज बॉन्ड निकलना हम कहते हैं इस पे इनाम निकला। तो उसने जाके दुआ की, जेब पे हाथ रखा और कहा कि बुजुर्गो मेरा इनाम प्राइज बॉन्ड निकल आए। फिर जब बाहर गया तो किसी ने उसकी जेब से प्राइज बॉन्ड ही निकाल लिया। फिर वापस गया, उन्होंने कहा कर्मा वाले हो, गल तो पूरी सुन लिया करो। प्राइज बॉन्ड मेरी जेब चो कटाता है जी, मैं क्या सी इनाम निकल आ गया। उन्होंने कहा जो तुमने कहा था वो पूरा हो गया। समझ आई? तो इनाम का निकलना, ये सारी चीजें किस में फॉल कर रही हैं? एडवांस। समझ आ रही है? बड़ा क्लियर कट आपने फर्क करना है। कैफ के अंदर आपसे एडवांस टैक्स की नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं करवाई जाती, एडवांस टैक्स दिया जाता है पेपर में। ये वाली चीज क्या होगी? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं बेटा कि इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल में से फाइंड करना होता है। एडवांस टैक्स नॉर्मली दिया जाता है एग्जाम में आपसे कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन आपने करनी होती है। असल में आपने एग्जाम में इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्स कैलकुलेट। इनकम आगे दो तरह की होती है। इनकम नॉर्मली दो तरह की आपकी इनकम होती है। एक को कहते हैं एसेट को बेचना, डिस्पोजल, किसी एसेट को या गुड्स को बेचना, इससे गेन क्रिएट होता है। क्या होता है? गेन। और बाज औक़ात उस एसेट से यील्ड क्रिएट होती है, उस एसेट से यील्ड क्रिएट होती है। इसको क्या बोलते हैं? इस यील्ड को इनकम बोलते हैं। इसकी मिसाल डिविडेंड, प्रॉफिट, रेंट। समझ आ रही है? ये और चीजें। तो आपने इनकम को देखते हुए ये जरूर देखना है कि ये एसेट बिक रहा है या एसेट इनकम जनरेट कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है गुड्स के अलावा? सर्विसेज। तो सर्विसेज तो बिकती नहीं है ना, सर्विसेज तो सर्विसेज होती हैं। कुछ समझ आ रही है? पढ़ते हुए क्या चीज की एहतियात करनी है? किस चीज की एहतियात करनी है? कि ये मेरा एसेट बिक रहा है, इस पे गेन आ रहा है या इससे इनकम जनरेट हो रही है। शेयर से हर तरह की इनकम किसी एक हेड में नहीं जाएगी। शेयर से हर तरह की इनकम किसी एक ही हेड में। शेयर्स का बिकना और चीज है और शेयर से इनकम का आना और चीज है। बाप अपनी जिंदगी में आपको कोई चीज दे दे तो ये विरासत नहीं, इसको गिफ्ट बोलते हैं। समझ आ रही? जैसे मैंने एक दफा पहले भी शायद आपको याद हो मिसाल दी थी, किसी बेटे ने अपनी रिटर्न में लिखा था इनहेरिटेंस। तो बाप मेरे सामने उसकी रिटर्न फाइल करवा रहा था। मैंने कहा ये इनहेरिटेंस लिख रहा है, किसका बच्चा है? कहा जी मेरा है। मैंने कहा जी आप जिंदा है या नहीं? मैंने कहा ये विरासत क्यों लिख रहा है? ये इसकी विरासत नहीं, ये गिफ्ट है। तो गिफ्ट और विरासत में फर्क है। जब तक बाप जिंदा है उस वक्त अब जो चीज भी उससे मिल रही है वो क्या है? तो जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, तो फिर गिफ्ट, फिर विरासत होगी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक साहब ने मुझे कहा, अपने बाप से कह रहा था कि मुझे मेरी हिस्सा दे दो विरासत में। याद है? तो मैंने क्या कहा था? मैं क्या मांग रहे हो? गिफ्ट मांग रहे हो, तोहफा मांग रहे हो या विरासत मांग रहे हो? मैं विरासत में हिस्सा चाहता हूँ। मैं क्या, एक काम करो, क्या करो? मैं क्या, अब्बू को मार। विरासत तो वरना नहीं होगी ना। एक मिनट, इसका मैं स्टैंड फुल टेस्ट करूँ। क्या ख्याल, समझ आ रही? गिफ्ट का इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट डिफरेंट है, विरासत का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। समझ आ रही है? जमीन का बिकना और चीज है, जमीन से इनकम आना और चीज। अगर आप उस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस इनकम का ट्रीटमेंट और अगर आपने वो जमीन रेंट पे दी हुई है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। घर से जो रेंट आएगा उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। घर का बेचना डिफरेंट है। क्लियर? दुकान का बेचना और चीज है। मिसाल है, एक बंदा कहता सर
मैं दुकान बेचूं या घर बेचूं, मेरे पे टैक्स तो सेम लग रहा है, आप कहते हैं डिफरेंट है। मैं कहता हूँ ये एडवांस टैक्स की आप बात कर रहे हैं। आपने दुकान सेल की, उन्होंने कहा इतना टैक्स जमा कराओ, तब जाके ये दुकान ट्रांसफर होगी। उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि ये दुकान है या घर है, वो कहते जाओ पैसे जमा करवाओ। ये एडवांस टैक्स है। जब साल का एंड होगा फिर आपसे पूछा जाएगा क्या बेचा, क्या बिका है। तुम तो नहीं बिक गए, कहते नहीं सर मैं जिंदा हूं अभी। मैं यस हूँ, दुकान बेची है। उन्होंने कहा अच्छा, ये ट्रीटमेंट है। जी मैंने घर बेचा है, ये ट्रीटमेंट है। जी मैं कारोबार करता हूँ प्रॉपर्टी का, फिर तुम्हारा ये ट्रीटमेंट है। समझ आ रही है? जी मैं कपड़े रंगता हूँ। राइट, कैसे रंगते हो कपड़े? कि पानी से गर्म करके वो उल्लू के पट्टे बताओ, मुलाजम हो या कारोबार है तुम्हारा? सारे लोग पानी से रंगते होंगे। तो कहता जी मैं मुलाजम हूँ। तो फिर हम ये इसका ट्रीटमेंट और आप कहते नहीं जी मैं, मेरी अपनी दुकान है, इसका ट्रीटमेंट और आप कहेंगे सर ये सारी बातें याद करनी है। राइट, ये हो जाएगी याद। लेकिन पैसे लेते हुए नहीं कहते ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपसे खूबसूरत शख्स आपकी खिदमत कर रहा होता है उसी ऑफिस के अंदर, आपकी सैलरी उससे 1000% ज्यादा होती है, क्यों? आप एक, मेरा एक मुलाजिम था ना, कहते जी आप एयर कंडीशन दफ्तर में बैठते हैं और हमें सिर्फ फोन करते हैं मैं नहीं आज आ रहा, हमें आपसे पूछना पड़ता है सर आज छुट्टी कर लूं। आपकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, 5 घंटे आ जाए 6 घंटे आ जाए। हमारा अगर हम थोड़ा सा भी लेट आए तो हमारी खिंचाई हो जाती है। आप सो जाए, आप काम करें ना करें आपकी कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे सख्त काम करता हूँ। आपकी जो सालाना इंक्रीमेंट लगती है मेरी उससे भी कम तनख्वाह है। यानी आपको हर महीने जो इंक्रीमेंट दी जाती है मेरी, उससे भी सैलरी कम है। तो ये जुल्म और ज्यादती नहीं है। मैंने इसे कहा कि ये बात याद करो, जब मैं सीए कर रहा था मैंने क्या क्या चीजें याद नहीं की, मैंने कितने स्टैंडर्ड याद नहीं किए, मैंने कितनी तकलीफ भुगती है आई कैब की बिल्डिंग देख के। खौफ आता था आई कैब की बिल्डिंग देख के। जब एग्जाम देने जाना तो उसकी बिल्डिंग को देख के दिल में एक हौल बता, यार अब इसके अंदर मैं जाने लगा हूँ। मकतल लगता था कि मुझे कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। और वो जब वो पेपर बांट रहा होता था, जरा उस सीन को सोचें जरा। मैं जब मेरे सामने पेपर, हमें पता नहीं इसके हाथ में क्या चीज है, ये मुझे आती भी है कि नहीं आती, ऐसे था कि नहीं? ऐसा होता है ना। जो जो पेपर करीब आते हैं, एंजाइटी, राइट, पेट का खराब होना, तेजाबियत का पैदा होना, ये सारी चीजें मैंने बर्दाश्त की है ना, आज एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी मेहनत पहले ये थी, रिवॉर्ड उल्टा था। राइट, तो मेहनत आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, रिवॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। पहले लोग आपको चूज करते हैं, फिर आप लोगों को चूज करते हैं, मैं काम करना ही नहीं करना, आप फलां से काम करवा। शुरू में तो ऐसे नहीं होता ना। शुरू में तो आप जाते हैं सर मुझे जॉब चाहिए, जब आपका एक प्रोफाइल बनता है फिर आप चूज करते हैं करूंगा या काम नहीं करूंगा। मेरा नाम ओए होता था, ओए इधर आ, ओए, फैमिली में मुझे ओए करके बुलाते थे। अब मेरा नाम ही नहीं लेते, हाजी साहेब, भाई साहब, भाई साहब टाइम है। क्या हुआ? वही इमरान हूं जिसका नाम ओए था। नाम पहले भी मेरा कोई नहीं लेता था, लेकिन ओए से हाजी कैसे बना मैं? वो जो मैंने एक वक्त गुजारा, यकीन करें लिटरली, मैंने गालियां सुनी हुई हैं अपनी फैमिली वालों से कि यार जब देखो तुम्हारे एग्जाम ही हो रहे होते हैं, जब देखो तुम्हारे एग्जाम ही नहीं बंद होते भाई। कोई शादी ब्याह हो जी मैं एग्जाम पे हूँ, मैं एग्जाम, मेरी शादी में भी यही रौला था। मेरे अभी फाइनल के एग्जाम थे, तो मेरी शादी थी एग्जाम के फौरन बाद। पहले ये था कि उन्होंने मेरे एग्जाम से पहले जनाब डेट फिक्स कर, जहां मेरी शादी थी तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनकी भी शादी थी, उनकी जहां शादी थी उनके घर में भी 2 3 शादी, सारा पंडाल बैठा हुआ है, फैसला कर रहे हैं डेट का भी किस दिन होनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि जी मेरे जिस दिन आप डेट फिक्स कर रहे हैं मेरे तो एग्जाम है। उन्होंने कहा जी उसके बाद तो धुंध वगैरह शुरू हो जाएगी। मैं कहा मुझे तो इससे गर्ज नहीं है, धुंध हो जाएगी शुरू, मेरे तो एग्जाम है। उन्होंने कहा अच्छा। अच्छा वो सारे कहें ये डेट कर लो, मैंने कहा जी नहीं,
एग्जाम जो है वो इस डेट के बाद होंगे, फलां डेट मेरी आ चुकी है एग्जाम की, तो उसके बाद ही हो। तो उन सब खानदानों को पता चला कि इस पूरी चेन में एक दुल्हा है जिसके कोई एग्जाम हो रहे हैं। हमारा सारा खानदान कारोबारी है, उनको सीए का कोई इतना बहुत ज्यादा पता नहीं था। अब खैर सबको पता चल गया। बड़ा मेरा डिफरेंट वाकया है। थोड़ा सा टाइम लूंगा। मैं सीए की इंटेंसिटी आपको बता रहा हूँ। अब घर में मैंने जब तैयारी शुरू की तो घर में तैयारियां चल रही हैं, बहनें और बाकी आपको पता है फिर हमारे सारे होते हैं। अब मुझे पता था मेरे पेपर है, तो मैंने, एक घर था मेरे भाई के दोस्त का वो बन रहा था, तो मैंने कहा यार मैं यहाँ जाके पढ़ लिया करूंगा। उन्होंने मुझे उसकी चाबियां दे दी, तो मैं वहां अकेला बैठ के पढ़ता था। बड़ा वो अजीब मेरा टाइम गुजरा। यानी मेरी पहली शादी है और मैं, सारे घर वाले खुशियां मना रहे हैं और मैं वहां बैठा हुआ हूँ। बड़ी तकलीफ दे, और डर भी बड़ा लग रहा हो, इतना बड़ा घर था, अकेला होना। खैर, एग्जाम मैंने दिए। अब मुझे मुसीबत ये थी कि यार ये रिजल्ट ठीक आ जाए, अल्लाह खैर करे। क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आ गया तो उन्होंने कहना यार टाइम पे शादी तो करवा लेते। अब सारे खानदानों की मेरी शादी पे नजर। शादी के बाद जनाब, जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था, उस दिन मैं अपने ऑफिस में जाके बैठा, तो मेरे बॉस की कॉल आई, उनके बेटे ने भी एग्जाम दिए हुए थे। तो मुझे ने कहा कि इमरान वो रिजल्ट का क्या बना। मैंने कहा सर अभी तो नहीं आया। तो उन नेट बहुत स्लो होता था उस वक्त, बहुत, किसी किसी जगह हर बंदे के पास फोन तो ये शाजो नाजर होता। उन्होंने मुझे कहा कि वो ARY डिजिटल के ऊपर फोन करो, तो इस नंबर पे कॉल कॉल करो, फिर अपना नंबर डायल करना, तो वो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट बता देंगे। तो मैंने वो नंबर डायल किया, तो वहां से आगे से वो खातून बोली, ने कहा जी वेलकम टू आई कैप दिस रिजल्ट, प्लीज एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उन्होंने कहा प्लीज वेट वाइल वी रिट्रीव योर रिजल्ट। उसके बाद एक बीप चली, मुझे अभी तक वो बीप नहीं भूलती। अब उसने मुझे बताना था तुम पास हो या, अब वो बीप चल रही है, टू 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 टू। तो जब वो बीप बंद हुई तो उसने कहा कि सॉरी यू आर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। मैंने वो फोन रखा, तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही, यकीन करें बंद हो गया सब कुछ, दफ्तर नजर आना बंद हो गया। तो बुरी हालत, स्टैंडर्ड नजर आने शुरू हो गए दोबारा, ऑडिट स्टैंडर्ड और काउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सारा ही कानून था। उठा मैं, मोटरसाइकिल थी, हेलमेट पकड़ा, बॉस के ऑफिस में गया। कहते क्या हुआ तुम्हें। मेरा रंग जो था वो एकदम उतर गया। रिजल्ट से ज्यादा, रिजल्ट तो कई फेल होके देखे थे, लेकिन ये नहीं देखा था कि अब घर बताना पड़ेगा कि भाईजान, वो जनाब क्या, मेरे से तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ। वो आया ऑफिस में, मोटरसाइकिल पे बैठा, अभी स्टार्ट करने लगा तो बॉस की फिर कॉल आई। मेरे पास मोबाइल होता था वो पुराना, सैमबीन के क्या उसे बोलते हैं। मैं जनाब, कहते यार वो क्या बना। मैं कहा सर वो, मुझे उन्होंने कहा जी यू आर अनसक्सेसफुल ARY डिजिटल पे। उन्होंने कहा यार वो कमीने पुराना रिजल्ट बताई जा रहे हैं, अभी अपडेट नहीं हुआ। वो मेरे अंदर ऐसे लगा कि दम जाना, करंट पड़ा। तो मैं फिर आके बैठ गया। वो बॉस आए किसी काम से, तो उन्हें देखा शाश बशाश बैठा, उन्होंने कहा तुम छुट्टी लेके चले गए थे। मैं कहा सर तबीयत सेट हो गई मेरी। अब मैं फिर बार बार कॉल करूं, अब वो बताए, मुझे जब गौर से सुना ना तो पता चला कि ये कमीनी औरत जो है पिछला रिजल्ट बता रही। कंप्यूटर था, खैर अल्लाह माफ करे। उन्होंने पूछा, आसिम थे एक लड़का, मेरे बॉस ने उससे पूछा कि यार ये इसका क्या हुआ एकदम इसे। कहते सर ये कहीं कॉल करता है और इसका कोई मसला है। तो कॉल कर रहा है सुबह से, बता नहीं रहा, हम पूछ रहे हैं ये बता नहीं रहा किसको कॉल कर रहा है। कहते अच्छा। 11, साढ़े 11 बजे का टाइम, मैंने कॉल की तो फिर मैंने गौर से सुना, उसने कहा जी वेलकम टू विंटर रिजल्ट। अब फिर वही मेरे ऊपर वो बीप चली और मेरा वही हाल। और उसने फिर कहा कि यू आर अनसक्सेसफुल कहीं। अब मुझे कंफर्म हो गया कि मैं फेल हो गया हूँ। मैं उठा, वही सीन, मैं बॉस के पास गया। कहते फिर कुछ हो गया। कहते यार चेक करवाओ, अल्लाह खैर करे, तुम्हें क्या हो रहा है बार बार। मैं वहां से निकला, मैं कहा सर अब तबीयत खराब ही है तो मैं जा, घर पहुंचा। घर जाके जनाब मैं गया तो वाइफ ने देखा तो कहती क्या हुआ आज। मैंने कहा बस ना कोई तबीयत, अब क्या बताऊं, ये आप लोगों की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई हुई है। हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं। और ठंड थी, मैं जनाब, मुझे डबल ठंड लगी और मैं जनाब रजाई लेके सो गया। अब मेरा दिल यही था कि सीए छोड़ दिया बस आज के बाद, अब इस कूचे में हम दोबारा नहीं जाते, बस। बिल्कुल उदास। मेरे बॉस की फिर कॉल आई,
कहते यार क्या बना? वो फैसल पास हो गया, वो तकलीफ मजीद बढ़ गई। तो फैसल पास हो गया और मैं, यानी अपना फेल होने का उतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के पास होने का होता। और मुझे ऐसे लगे कि मेरा कलेजा मुंह में आ गया है कि वो पास हो गया, मैं फेल, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था? मैंने कहा सर वो मैं तो फेल हो गया। मैंने वो फोन पे सुना है। वो कहते यार तुम अपना नंबर, तो खुश थे ना, मेरे बॉस का बेटा, वो नहीं नहीं तुम नंबर बताओ इमरान अपना। उन्होंने अपने बेटे से बात करवाई। मैं क्या, अभी जो बंदा आपको कॉल कर रहा होता है ना वो पास ही होता है, फेल होकर कोई कॉल नहीं करता। रिजल्ट जो भी पूछता है वो पक्का पास होता है। नहीं नहीं तुम अपना नंबर बताओ, नंबर बताओ। मैंने बददिली से नंबर बताया। कहते अच्छा मैं रिजल्ट जो है ना नेट पे देखता हूँ, छोड़ो उसको यार बाय डिजिटल। तो मुझे कहते हैं यार तुम पास हो गए। अच्छा मुझे ऐसे लगा मैं सोया ख्वाब देख रहा हूँ, मैंने रजाई फेंकी। मैं कहा सर क्या कह रहे हैं आप? कहते मैं पास हो गया। कहते तुम पास हो यार, ये देखो तुम्हारा नंबर। मैंने कहा एक मिनट रुके नहीं तेरी। मैं गया जनाब, वाइफ कहती क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कहा कुछ सेट हुई है तबीयत, आके बताता हूँ। अभी मुझे, अब तो मैं होश बाख्ता, अब हवास बाख्ता हो गया कि भाई ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मरने वाला हो गया मैं जनाब। मुझे नहीं पता आगे मेरी गाड़ी कौन सी है, पीछे कौन सी है। कलमा पड़ा है शहादत, और मैं सीधा ऑफिस ठक करके पहुंचा। मैंने कहा सर वो रिजल्ट डाउनलोड करें। मैंने कहा मेरे नंबर को इतना बड़ा करें। बड़ा किया, प्रिंट निकाला, मैंने आई के अब कॉल की। वो लेपर्ड वाले आते थे रिजल्ट लेके, मैंने घर का दिया ही नहीं हुआ था कि घर वो आएंगे रिजल्ट खुदा ना खास्ता कोई देखेगा, तो ऑफिस का नंबर दिया हुआ था। उन्हें मैंने पूछा, वो अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं पहुंचा। लेपर्ड वालों को पहले कॉल की, उन्होंने कहा बस सर वो रास्ते में होगा तो पहुंच जाता है। फिर मैंने आई कैब कॉल की, मैंने कहा ये मेरा नंबर है, बताएं मैं पास हूँ कि फेल हूँ? उन्होंने कहा जी आप पास है। मैं कहा फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। मैंने कहा यार एयरवाइट डिजिटल के ऊपर तुमने क्यों दिया? कहते जी वो भी हमारी सहूलत है। मैं कहा फिटे मुंह यार, ਤੁਹਾਡੀ सहूलत है, बंदा मर जाता है, ਤੁਹਾਡੀ सहूलत के साथ। तो ये एक है इसके अंदर, ये जो आप एंजॉय कर रहे हो ना, मैं मरने वाला हूँ। राइट। तो ये चीज है कि ये जो तकलीफें हैं ना फिर एंजॉयमेंट में बदलती है, फिर आपको यही तकलीफें आप उससे एंजॉय, लेकिन ये जरूरी है, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ होगा। राइट। पैसे नहीं होते, लंडे के कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ चलता है, जूती दोस्त की पहन के आ जाते हैं, शर्ट उसकी बाद में वो गालियां दे रहा होता है यार मेरी शर्ट पहन के चला गया, जूता पहन के चला गया, ये सब कुछ चलता है। लेकिन एंड, इफ एंड इज वेल, ऑल इज वेल। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दुआ करें अल्लाह ताला की यार अब मुझे अपने घर में बुला। और ऐसे मेरे शागिर्द हैं जो मुझे फोन करके उन्होंने कहा सर हम पहुंच चुके हुए हैं। ले जी, कम टू द पॉइंट। आपने मेरी मिजरेबल कंडीशन से एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। सैलरी नॉन सैलरी या फर्म वगैरह के रेट पेपर में गिवन होंगे, सेपरेट लॉक ऑफ इनकम के गिवन होंगे। नॉर्मली गिवन होते हैं लेकिन मैं आपको याद करवा दूं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा दूंगा ये। हमने सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्सेस की बजाय बाकी सारे रेट्स याद करके जाएंगे। अच्छा जितनी ज्यादा आप रट्टा लगाएंगे, जितनी ज्यादा चीजें याद रख करेंगे ना, उतनी ज्यादा मेमोरी आपकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होती। ये हमारी जिस्म की मशीन का ये असूल अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि इसको जितना इस्तेमाल करोगे ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेती है। आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें, आपके मसल आहिस्ता आहिस्ता ठुस हो जाएंगे। ये है। तो इस दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे, जितनी चीजें याद करोगे, ये उतनी कैपेसिटी इंक्रीज कर लेगा। ये हमारी खास मशीन है, इसका एक खास असलूब है। सही है। तो मैं आपको वो चीजें याद करवाऊंगा। ये समझ आ गई? अगर आपसे पूछूं नॉर्मल टैक्स रजीम में क्या जहन में आना चाहिए, मैं एनटीआर का लफ्ज बोलूं, सैलरीड, नॉन सैलरीड, फर्म या कब? वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं बोलूं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम तो क्या लफ्ज जहन में आना चाहिए? और नहीं, रेट। तो सर रेट बताएं, इसका रेट बताएं। जब मैं कहूं ये सेपरेट ब्लॉक में है तो आप कहेंगे सर इसका टैक्स रेट बताएं, वो क्या है? सेपरेट ब्लॉक टैक्सेबल इनकम होती है या नहीं? होती है। सेपरेट ब्लॉक टैक्सेबल इनकम ही होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। इसको इनकम में ऐड, पहले इनकम में ऐड करके दिखाया जाता है कि मेरी ये इनकम, फिर इसको अलग किया जाता है। पहले इसको ऐड किया जाता है, बाद में इसको क्या किया जाता है, अलग करके दिखाया जाता है। एग्जाम में भी और रिटर्न के अंदर भी इसको अलग अलग दिखाया जाता है कि ये मेरी नॉर्मल इनकम है। उस पे सॉफ्टवेयर सैलरीड और नॉन सैलरीड के रेट्स लगाता है। समझ आ रही है? और जब मैं आपको रिटर्न के ऊपर ये दिखाऊंगा,
मैं आपको ये सारा चीज इंशाल्लाह रिटर्न के ऊपर दिखाऊंगा कि कैसे वहां डेटा कैसे फीड होता है। हम जब काम करते हैं हाथ से तो वो डिफरेंट करते हैं, लेकिन रिटर्न में जब सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो वो डिफरेंट करते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक दिन वो इंफॉर्मेशन भी फीड करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होती है, या फीड हुई वो दिखा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इज इट क्लियर? अगर आपको कहा जाए कि इस ट्रांजेक्शन के ऊपर इतना टैक्स कटा तो वो क्या होगा? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो होता है ये साल के दौरान लगता है। ये क्या लगता है? साल के दौरान लगता है। जो टैक्स होता है वो कब कैलकुलेट होता है? साल के बाद। अब सुनिएगा, आप कहेंगे सर फिर ये एडवांस टैक्स क्या है और ये टैक्स क्या है, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क नहीं, एक रिलेशनशिप है। इसका आपस में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप ये है कि ये जो टैक्स है ना, इसमें से ये एडवांस टैक्स माइनस किया जाता है। ये वो टैक्स है जो आपने देना है, जो आपकी जिम्मेदारी है। ये वो टैक्स है जो आपने देना है। साल के दौरान जितना आप टैक्स दे चुके होते हो वो उसमें से माइनस करते हैं। समझ आ रही? लाइबिलिटी बनेगी। हाँ, इसको टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसमें से जितना टैक्स आप दे चुके होंगे पूरे साल में, डिविडेंड के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, सुई गैस के बिल के ऊपर, वहां नहीं हम बाइफरकेट करते, वहां अलग अलग नहीं शो करते, वहां सारे का सारा टैक्स माइनस कर देते। मैंने एक मीटिंग अटेंड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मुझे 20% टैक्स कट गया, वो भी माइनस होगा। मेरी सैलरी पे टैक्स कट गया, वो भी माइनस होगा। बिजली के बिल के ऊपर माइनस, पीटीसीएल के ऊपर माइनस, इंपोर्ट के ऊपर माइनस, एक्सपोर्ट, सारा इकट्ठा होकर नीचे माइनस होगा। मैं डिपार्टमेंट कहूंगा सर जी ये वो टैक्स है जो आपने या आपके करिंदों ने या आपके नुमाइंदों ने या आपके टाउटों ने मेरे से ले लिया हुआ है। कौन कौन से नुमाइंदे हैं एफबीआर के, बता सकते हैं आप? सोचें। जैसे कार खरीदी, जिनसे गाड़ी खरीदी, होंडा वाले, टोयोटा वाले, वापदा, वापडा वाले, बिजली के बिल के साथ लेते हैं। ये जो आप मोबाइल फोन है, पीटीसीएल, ये आपका यूफोन, कस्टम जोंग, हाँ जी, कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, शाबाश। आप कंपनियां जो हैं जो लोगों का टैक्स काटती हैं, बैंक्स होते हैं, ये आपका टैक्स काटते हैं। तो जितने नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको विदहोल्डिंग एजेंट्स कहते हैं। ये आपसे टैक्स लेके किसको दे देते हैं? एफबीआर को जमा करवा देते हैं। ये बात समझ आ गई? तो इनको डिपार्टमेंट को पैसा देता है? कोई एक रुपया नहीं देता। कंपनियां पता है टैक्स वालों को लाखों करोड़ों रुपया तनख्वाहें देती हैं एफबीआर का काम करने के लिए। एफबीआर एक रुपया भी नहीं उनको देता। ये है कैनन ऑफ इकोनॉमी। एक ऐसा सिलसिला बनाओ जिसके अंदर तुम्हारा खर्चा कम से कम हो। तो ये बेहतरीन तरीका है कैनन ऑफ इकोनॉमी का कि आप क्या करें कि लोगों की जिम्मेदारी लगाएं, ये खुद लाइनों में लगे, ये खुद लोगों से टैक्स कलेक्ट करें और हमें जमा। और अगर ये ना आपकी बात माने तो इनको पिनलाइज करो, इनको तंग करो, इनके एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दो, इनको पेनल्टियां डालो। इज इट क्लियर? कुछ समझ आई है? ये टर्म्स आपको क्लियर हुई हैं? कोई इसमें इशू? सेल्स टैक्स एफबीआर ने किस पे लगाया? गुड्स पे या सर्विसेज पे? गुड्स पे। सूबो सूबो ने अलग। इनलैंड रेवेन्यू की टर्म समझ आ गई, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम समझ आ गई। आज आपको बहुत कुछ समझ आ गया। समझ आ रही है? इट डजेंट मीन कि कल नहीं आना, बस सर समझ आ गई है। क्लियर? यानी अभी शुरुआत हुई है। अब ये चीज ये था, इसको कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें, जो मैंने इसकी बड़ी एक एनिमेशंस बनाई हुई हैं, तो आप जो है वो यूट्यूब पे जाके यहाँ लिखिएगा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बाय इमरान शहजाद। तो ये वाली जो वीडियो है आपके सामने ये आ जाए। इसके अंदर मैंने पिक्चर से बड़ा अच्छा करके मैंने इसमें समझाया हुआ है। इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलता कि आप ये कहें सर ने इन्होंने खुद ही किया हुआ है, इसको मोनेटाइज कर दिया हुआ है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मेरी हज की बात की तस्वीर है, नहीं उसके उम्रे की बात की, हज के बाद तो मेरी और देखेंगे सी। तो ये देखिएगा कि इसके अंदर अगर आप देखें माइक तो, लैपटॉप के करीब, हाँ जी, माइक लैपटॉप के करीब रख लूँ अगर साउंड सिस्टम में बात उसके अंदर सबको आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं सारा।
ये मैं सारा आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ शौकी मार रहा हूँ थोड़ी सी कि ये आप इस तरह से, इसके यूज ऑफ टैक्सेस क्या है। ये देखें ना, ये है टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कि पैसा लेके अमीरों से गरीबों में बांटा जा रहा है, पता नहीं गरीबों से लेके अमीरों को दिया जा रहा है। ये पिक्चर कुछ इसी तरह की है, कुछ ऐसे भी हो सकता है ना। मतलब पी, ये FBR, ये क्या है नीचे, टैक्स है। ये FBR है और ये क्या है, टैक्स है। सही है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर एनिमेशंस के साथ स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ये देखें फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसको एक दफा देख लीजिएगा, 8-9 मिनट की है। ठीक है, ये इसमें आपको हेड्स ऑफ इनकम, ये बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर वो आपकी मर्जी है। कहते हैं ना यार, लाइक करें सब्सक्राइब, तो ये बड़ा अच्छा आपको इनकम टैक्स के ऊपर ये बात जो है ये समझा देगा। ठीक है ना, इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपने दोबारा इसके ऊपर। ये बात सबको क्लियर हो गई। ये मैंने आपको सिस्टम ये बताना था कि ये वो चीज है जिसका हमें पता होना। जी अगर एडवांस टैक्स टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो जाए तो फिर कोई रिफंड मिलेगा हमें? जी, रिफंड मिलेगा, अगर आपने देना आप दे देंगे, रिफंड मिलना तो रिफंड मिल जाएगा। इनका सवाल ये है कि मैंने टैक्स देना 100 रुपया था, मैं एडवांस में 120 दे चुका हूं, तो 20 रिफंडेबल है, राइट। तो उसके लिए आप क्लेम करें टैक्स वालों से कि जी ये मेरा रिफंड है, ये मुझे। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। जब आप टैक्स दे रहे होते हैं ना, तो शेयर की ये शक्ल होती है, FBR की। टैक्स आ रहा है, मस्त सोया हुआ है, आप दही जा रहे हैं टैक्स, उसको कोई मसला नहीं है। जब आप टैक्स जमा करवाते हैं ना, बिल्कुल नहीं पूछता कौन दे रहा है, वो कहता आने दो। ये उसकी शक्ल होती है, एंजॉय कर रहा होता है। ठीक है। जब आप उससे रिफंड मांगते हो ना, फिर उसकी ये शक्ल होती है। किसने मांगा है जी रिफंड? इमरान शहजाद ने। अब बुलाओ इसे। फिर ये कहता है बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, राइट। फिर वो कहता है कि अपनी इनकम शो करवाओ। फिर वो कहता है इसके एसेट भी खोलो। ये उसकी शक्ल होती है। समझ आ रही है? ये कहता है रिफंड अगर ले सकते हो ले लो। हाँ, रिफंड तुम्हें मिल सकता है अगर मेरे लिए गोश्त का इंतजाम करना। समझ रहे हो ना? ये कौन है? कमिश्नर, राइट। कितना रिफंड है जी? 5 करोड़ का। वेरी गुड। मेरी भी बेटी की शादी है, मेरा भी तो ख्याल कर। तो ये वो दोबारा आ गया हमारे इंटेग्रिटी का सवाल, कि फिर जो है ये सारी चीजें आ जाएंगी। समझ आ रही है? एसेट जब आपको गिवन हो, देखें एसेट का अक्वायर करना एक अलग चीज है दुनिया, कि एसेट खरीदा गया है, उसका सोच। देखें हर चीज का सोचेंगे, यू विल एंजॉय। जिंदगी में आपको ये चीज काम लाजमी देगी, ये बात जहन में रखें। टैक्स जो है ये आपका जाया नहीं जाएगा। हो सकता है कि जिंदगी में आप टैक्स छोड़ के किसी और काम में चले जाओ, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लो, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको फायदा जरूर देगा। ये मेरे से लिखवा लेना, ये मैं आपको ये कन्फर्म। अच्छा जी, पहले ओवरऑल मैं एक टेम्पलेट आपको समझा दूं। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कौन हो गई, जिसको कहते हैं प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? कि कौन है आप, ये पहली चीज है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, किताब के अंदर। आपका प्रोफाइल, आपका पर्सनल स्टेटस क्या है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और आप किस साल की बात कर रहे हो। ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है जिसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा, उसको टैक्स ईयर कहते हैं। आप कौन हैं? आप इंडिविजुअल हैं, सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड हैं, या AOP हैं, फर्म्स हैं, कंपनी है, स्मॉल कंपनी है। ये है आपका पर्सनल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो, अगर आप रेजिडेंट होंगे तो आपसे पूरी दुनिया की इनकम पे टैक्स लिया जाएगा। अगर आप रेजिडेंट बन गए पाकिस्तान के, तो आपसे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ओवर टैक्स लग जाता है आपके ऊपर। इसलिए आपसे ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कबर में नहीं आपसे सवाल पूछे जाते,
क्या पूछा जाएगा? तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा दीन कौन क्या है, और तेरे नबी कौन है। ये 3 सवाल जो है हर टैक्स पेयर से पूछे जाते हैं। क्लियर? उसके बाद बात आती है इनकम की। इनकम टैक्स है ना, इनकम को उन्होंने 5 हेड्स में तकसीम कर दिया, 1 2 3 4 और 5। अब देखें, ये जो सैलरी है, ये जो भी आप जॉब करते हैं, कहीं से पैसा कमाते हैं नौकरी करके, वो पैसा मिलता है या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? हमें इसमें बहुत सारी आइटम्स मिलेंगी। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन, गाड़ी, शेयर्स। हमने उस तमाम अमाउंट को प्रोसेस करके एक अमाउंट कैलकुलेट करना होती है। बेसिक सैलरी, सुन जरा बात मेरी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हमने क्या करना, उसको तमाम चीजों को इकट्ठा करके हमने एक अमाउंट तक पहुंचना होता है। फिर है रेंटल इनकम। आपने अगर कोई घर रेंट पे दिया हुआ है, उससे जो इनकम आ रही है, ये जाएगी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ये चैप्टर 2 और 3 के अंदर वो ये आ जाएगी। बिजनेस इनकम, जो आप बिजनेस करते हैं। कैपिटल, यहां देखिए गेन का लफ्ज आया है, ये गेन मैंने कहाँ कहा? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये यील्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई एसेट बेचा है आपने, इसलिए इसका नाम क्या है? कैपिटल गेन्स। ये आ गया। और अगर इन चारों में आपकी इनकम नहीं आ रही तो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम, जैसे डिविडेंड है, ना मेरी तनख्वाह है, ना ये मेरी रेंटल इनकम है, ना ये मेरा कारोबार है, ना मैंने कोई एसेट बेचा है, तो ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जब आप यहां तक इसको टोटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। क्या है? टोटल इनकम। जब बोलिएगा सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब आज के बाद आपने चीजें अब याद कर, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, याद हो गए? एक सेक्शन आपको याद हो गया आज इतनी बात के ऊपर। इसमें से फिर हम कुछ चीजें माइनस करते हैं, ज़कात माइनस करते हैं, ये कुछ ये और चीजें हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, और बच्चों की फीस माइनस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनमें से बच्चों की फीस भी, यहाँ आपको जाके पढ़ के अंदाजा होगा, बच्चे ज्यादा अच्छे, जितने ज्यादा बच्चे हैं उतनी ज्यादा फीस जो है वो आपको इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। फिर इसमें से सेपरेट ब्लॉक, वो जो ऊपर आपने कहीं ऐड की थी, ये समझ आ रही सेपरेट ब्लॉक? ये वो इनकम जो आपने कहीं ऊपर ऐड की है, लेकिन उसके ऊपर पर्सन्स के रेट नहीं लगने, वहां पर पर्सन के रेट, मैंने कहा था भाई या तो क्लॉक ठीक करें, अगर आप क्लॉक ठीक नहीं करेंगे तो मैं इसी के मुताबिक क्लास छोड़ूंगा, आप जब भी जल्दी आ जाए। सही है, मैं इसी के मुताबिक, राना साहब गुस्सा करेंगे लेकिन मैं इसी के मुताबिक जो है ना वो देख, ठीक है। हाँ, तो मैं उसी खराबी के मुताबिक चलूंगा, मैं भी खराब। तो जैसे इसमें गोल्डन हैंडशेक है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटीज है, डिविडेंड है, ये ब्ला ब्ला, इनको जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। अब यहां देखा जाएगा अब क्या हो, सेपरेट को निकाल दिया ना, क्योंकि इसका तो पर्सन के साथ ताल्लुक नहीं है। फिर देखा जाएगा अब कौन सैलिड हो, नॉन सैलिड हो, उसके मुताबिक रेट लगेंगे, उसके मुताबिक रेट ये आपने काट देना। ठीक है, ये छुरा इन्होंने चलाया है हमारे ऊपर इस दफा। फिर इसके बाद जो है कुछ क्रेडिट्स आएंगे। टूल याद है? टैक्सेस, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, ये वो है कि टैक्स, लोग अगर कहीं उस टैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको टैक्स में बेनिफिट दो, ये वो है। अब यहां पर बेनिफिट्स आ गए, इसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट किसको कहते हैं? फायदा। बगैर टैक्स दिए टैक्स में फायदा कैसे लिया जा सकता है एफबीआर को, ये वो चीज है। टैक्स क्रेडिट क्या है? बगैर टैक्स एफबीआर को दिए टैक्स को कैसे कम किया जा सकता है, ये वो चीजें हैं जो माइनस होंगी। जब आप इनको माइनस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड योर टैक्स लायबिलिटी, ये वो टैक्स है। ये आपने कब कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? साल के, साल के,
दोबारा बोलिएगा। पहला नंबर 1 टोटल इनकम। अब दोबारा आते हैं इसके ऊपर। पहला क्या है? प्रोफाइल। पहला क्या है? याद करना। फिर टोटल इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स, फिर टैक्स लायबिलिटी। दोबारा देखिएगा। प्रोफाइल, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। राइट। टैक्स और टैक्स लायबिलिटी में क्या फर्क है? क्रेडिट्स। लिखे ना यार, आप मेरा मुंह देख रहे हैं। पहले लिखें प्रोफाइल, लिखें प्रोफाइल। ये आपने रट लेना है, ये सांचा है। ये क्या है? सांचा है। मेरी वाइफ ने एक दफा मुझे कहा, मैं रमजान में जाके बैठ जाता था, कहती आप बैठे रहते हैं। तो उसने मुझे बोलता भी था ये करो वो करो, ये चीज क्यों पड़ी हुई है। उसने सोचा इसको मैं काम पे लगाऊं। तो उसने मुझे क्या करना, जो शामियों का अमेजा होता था ना, मेरे आगे रख देना। आप टिक्कियां बनाए ताकि चुप तो करे ना, आके बोल ही जाता है। तो मैंने क्या किया, बाजार से ना एक दिन मैं गया, तो मैं वो एक सांचा ले आया। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो उसपे क्या होता है कि आप वो डालते हैं उस पे, और वो 5-10 मिनट में मैंने सारा तैयार करके फिर मैंने अपनी पहली कंडीशन में आई। समझ आ रही? तो ये क्या है? वो सांचा है। ये सांचा क्या करेगा, ये टेम्पलेट क्या करेगा कि आप इसमें मटेरियल डालेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल बना के बाहर निकाल देगा। राइट। तो ये चीज है। नंबर 1 प्रोफाइल, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स, फिर टैक्स लायबिलिटी। राइट। अब जब आप टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचेंगे तो फिर वो जो टैक्स आपने, अच्छा इस टैक्स लायबिलिटी के अंदर आप अब क्या करेंगे, उस सेपरेट ब्लॉक का टैक्स भी ऐड करें। टैक्स लायबिलिटी में आके क्या करेंगे, अब इसके अंदर वो जो ऊपर आपने इनकम ये माइनस नहीं की थी ये वाली, अब इसका टैक्स जाके यहां ऐड करेंगे। उस आपको बता सकता है इसको हमने इनकम में से क्यों माइनस किया था? क्योंकि इस पे सैलरी नॉन सैलरी के रेट्स हैं, इसलिए हमने अलग किया था। अब उसके आप रेट्स यहां पर लगाएंगे, इसको बोलेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी। सही है। तो टैक्स लायबिलिटी और ऐड, किधर गया वो? ऐड क्या करेंगे? टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ, ये ऐड करेंगे। और एंड पे क्या करेंगे? एडवांस टैक्स, सारे का सारा एडवांस टैक्स आपका, एनटीआर का और सेपरेट ब्लॉक का सारे का सारा यहां पर या तो आपका प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। प्लस आ गया तो आपने देना, माइनस आ गया तो आपको वापस मिल जाएगा। राइट। लें जी। तो ये था जी आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। दोबारा एक रिपीट कीजिएगा प्लीज, अभी 2 मिनट, 2 मिनट है। नंबर 1 प्रोफाइल। प्रोफाइल में कितनी चीजें हैं? पर्सनल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर। पर्सनल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर। राइट। आगे चलें। टोटल इनकम, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शाबाश, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से क्या करना है? सेपरेट को माइनस कर दो। टैक्सेबल इनकम आ गई, ज़कात वगैरह को सबको माइनस कर दो। टैक्सेबल, टैक्सेबल के ऊपर टैक्स। देखें, इनकम में से भी कुछ माइनस किया था ना, तो टैक्स में से भी क्या करना, कुछ वो क्रेडिट्स, वो क्या है, उनको माइनस किया। अब ऐड कर दो सेपरेट ब्लॉक, ये आ गई टोटल टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से वो सारा एडवांस टैक्स क्या करो, यहां से या पेबल आ जाएगा या रिफंडेबल। तो इसी तरतीब से ये जो पेज है, ये प्लीज आपने इसका प्रिंट निकाल के वो ड्राइव पे रखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। इसमें एक लाइन जो है वो इस साल की चेंज आई है, वो मैं ठीक कर दूंगा। कुछ रेट्स में चेंज है तो वो मैं प्लेस कर दूंगा। इसका प्रिंट लेके आपने एक फाइल बना लेनी मेरा बेटा, उसमें समरी हर चीज आपके पास मौजूद है। एक पिछले अटेम्प्ट में मैंने देखा, एक बच्चे के पास मैंने एग्जाम में जाते हुए फाइल देखी। उसने कहा सर आपने जितनी चीजें मुझे दी थी वो इस फाइल में लगी हुई तरतीब के साथ। अच्छा ये पेज कैसे लगाने हैं? उल्टे लगाने हैं। जो पहला पेज आपको मैंने समरी में दिया वो ऊपर, दूसरा पेज उसके नीचे, फिर ऐसे करोगे तो पुट्ठा बनेगा ये सारा करो। तो ऊपर वाला पेज, फिर उसके नीचे पेज। और वो बहुत खुश था बच्चा, उसने कहा सर मैं पेपर ठोक आया हूं आज, मैं टाइम से पहले मैंने पेपर कर लिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। समझ आ रही? एक फाइल ले लें,
100 की मिलेगी, 50 की मिलेगी, उसको अपने पास रख लें, घर में रख लें। जो चीज मिलती है उसके अंदर फिक्स करते जाए। टेस्ट नहीं छोड़ना, उसकी तैयारी करनी है, उसको प्रॉपर दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर में मुझे 99.99% उम्मीद है आपका पेपर निकल जाए इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह हमारे लिए क्या चाहते हैं। ठीक है जी। कल से हम किताब को शुरू करेंगे, चैप्टर 1 आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसकी जब तक किताब नहीं आती उसके पेज ले आइएगा। खाली कालो हो गए नहीं, क्यों? टीटी की क्लास है वो मैं आपको फिर मैसेज कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है जी।